बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, मैं उवैस अहमद आज एक स्पेशल टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट्स जो है उसकी परेशानी है, और वो है जी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कुछ क्लासेस में इस तरह होता है कि उन्हें अंग्रेज़ी का एक पैसेज दिया जाता है जिसे वो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। ये कुछ हद तक बच्चों के लिए आसान होता है, लेकिन एक ऐसा भी पैसेज आता है जिसे बच्चों ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना होता है। अब अगर हम मुकम्मल ओवरव्यू लेना तो छोटी क्लासेस से लेकर अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है ना, वो एक कंपलसरी ज़ुबान है। हमारे अंग्रेज़ी सब्जेक्ट को लाजमी सब्जेक्ट जो है लिया जाता है। अब उसमें ये होता है कि बच्चों को जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के लिए पैसेज दिया जाता है तो उसमें वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तकरीबन मैट्रिक तक जो ट्रांसलेशन पैसेजेस होते हैं वो सीन आते हैं। सीन से मुराद के जो की बुक्स हैं, जो क्या कहते हैं जी, हेल्पिंग बुक्स हैं, उनमें दिए गए पैसेजेस जो हैं उन्हीं में से ही एग्ज़ाम्स में पेपर आ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं 8th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चों के पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल होता है और असातिज़ा कराम जो हैं उन्हें मखसूस पैराग्राफ जो हैं वो तैयार करवा देते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं जी, इम्तिहानात में वही पैराग्राफ्स आते हैं और वो अच्छे नंबर ले लेते हैं। इसी तरीके से मैट्रिक में अगर आप देखें तो मैट्रिक में भी इसी तरह होता है कि मखसूस पैराग्राफ्स हैं, वही असातिज़ा कराम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं और उन्हीं में से ही एग्ज़ाम में पेपर में आ जाता है। इसका ये नतीजा निकलता है कि जब बच्चे इंटरमीडिएट क्लासेस में आते हैं या आगे ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुश्किल का सामना होता है। एक तो स्टूडेंट्स की तरफ से थोड़ा सा ये रवैया होता है कि वो मेहनत जो है ना उससे जी कतराते हैं, मेहनत नहीं करते। मैं जर्नल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इस क्वेश्चन से ना वैसे ही जान छुड़वाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना है कि ट्रांसलेशन के लिए किन किन मसाइल का सामना है, हमें किस तरीके से ट्रांसलेशन करनी चाहिए। और व्यूवर्स, सबसे आखिर में मैं 2 ट्रिक्स आपको दूंगा जिसके ज़रिए आप छोटे जो सेंटेंसेस हैं, सिंगल सेंटेंसेस जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उनके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा जिसे छोटी क्लासेस, ख़ास तौर पर छोटी क्लासेस के बच्चे और उसके साथ साथ बड़ी क्लासेस जो हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जिसमें समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, वो इस ट्रिक से फ़ायदा उठाएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं जी, सबसे पहले हमें किस तरीके से ट्रांसलेशन करनी चाहिए। आपको पता है व्यूवर्स कि हर ज़ुबान जो है ना उसका एक अपना मिजाज होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए ही टैकल करने की कोशिश करते हैं। हर ज़ुबान का अपना एक मिजाज है, वो अपने उस मिजाज के मुताबिक ही उसको अगर आप ट्रीट करते हैं तो वो आपको समझ में आती है, अदरवाइज़ आप उसको ग्रिप नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो दूसरी ज़ुबानों को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि फ़ारसी से उर्दू में, इसी तरीके से अंग्रेज़ी से उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उनकी पता है सबकी एक ही बात होती है, और वो ये होती है कि हमने अपनी भरपूर कोशिश की, ठीक है जी, और हम जिस हद तक इसको समझ सके हमने उस हद तक इसको ट्रांसलेट किया है। इसमें मज़ीद भी गुंजाइश है, इससे मज़ीद भी बेहतर हो सकती है। आपको पता है हर कोई ये क्यों लिखता है? क्योंकि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में जब तर्जुमा किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई क्या कहते हैं जी,
पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह होते हैं कि हम हू बहू उस ज़ुबान को जो है तर्जुमा नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इम्तिहानी निज़ाम में ये है कि सिलेबस में ऑलरेडी पैराग्राफ्स जो हैं वो दिए गए होते हैं, ख़ास तौर पर मैट्रिक तक। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, उन्हीं को ही क्रैम कर लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, इम्तिहान में वही लिख कर आ जाते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो बड़ी क्लासेस में आते हैं तो उन्हें फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको चंद असूल समझाऊंगा कि ट्रांसलेशन के कौन कौन से असूल हैं जिन पर आप अमल करके अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन मेथड को सीख सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है व्यूअर्स, वो है जी, आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। अच्छा जी, अब टेंसेस के लिए ऑलरेडी मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैंने सारे टेंसेस जो हैं उन्हें बयान किया हुआ है। उसके अलावा मोडाल वर्ब्स को भी वो आप देख लें, उससे आपको जो है ना बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आप फ़ौरन से उर्दू के जुमले को देखकर समझ जाएंगे कि ये किस टेंस का है। तो सबसे जो पहला असूल है वो ये है कि आपको टेंस का पता लग जाए। आप जुमले को देखें, आप फ़ौरन से जज कर लें कि ये किस टेंस का जुमला है। ठीक हो गया। और आपको पता है आपने फिर उसी ही डोमेन में रहना है, उसी ही डोमेन में रहना है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ व्यूअर्स कि टेंस की वही डोमेन से क्या मुराद है। जब हम उर्दू से अंग्रेज़ी में उसे उर्दू से अंग्रेज़ी बनाते हैं ना, तो हमने उस टेंस को देखना होता है। और बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, टेंस के एक हिस्से को एक टेंस में और दूसरे हिस्से को दूसरे टेंस में ले जाते हैं, जो कि गलत है। अंग्रेज़ी ज़ुबान का ये असूल है कि जिस टेंस में उसका फर्स्ट पार्ट है उसी टेंस में ही दूसरा पार्ट होता है। वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो हमने क्या करना है जी, टेंस का सबसे पहले फोकस करना है कि जब हम अपनी इबारत को देखें तो फ़ौरन से जज करें कि ये किस चीज़ का टेंस है। उसके लिए पहचान होती हैं, कुछ पहचान हैं वो आप समझ लें। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल में देखें तो आपको हैबिट का पता लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें तो आप उसमें देखते हैं कि कोई चीज़ जो इन प्रोग्रेस होती है। परफेक्ट में देखें तो आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मुकम्मल हो गई है। यही चीज़ अगर आप पास्ट में अप्लाई करें तो ऐसा काम जो माजी की आदत थी, माजी में प्रोग्रेस थी, या माजी में कोई काम मुकम्मल हो गया। तो इसी तरीके से फिर मोडाल वर्ब्स को आप इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फर्दर उसके भी यूसेजेस हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेंस को देखना है कि किस टेंस में ये है, और आपने फिर क्या करना है, उसी की ही डोमेन में रहना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बाज़ दफ़ा ना हमें प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे जुमले जिसमें केह आ जाता है। आपको पता है ये केह कौन सा है जी, जिसमें हम दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, केह या फिर जो के। ठीक हो गया व्यूअर्स। इस तरह के अल्फाज जब टेंस में आते हैं ना हमारे, तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी तरफ से दुरुस्त जुमला लिखते हैं मगर उनको गलती का सामना करना पड़ जाता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि उसने कहा कि वो आ रहा है जी, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए, ही सेड ही इज कमिंग। अब ये देखें, उसने कहा वो आ रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब इस तहरीर को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं जी, कहा क्या है जी, अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए तो पास्ट टेंस है, वो उसको क्या करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं। लेकिन आगे देखें, वो आ रहा है तो उसे फिर वो क्या करते हैं, ही इज़ कमिंग। अब उर्दू ज़ुबान में तो इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर आपके एक जुमले में दो बातें हैं और पहली बात अगर माजी में है तो दूसरी हाल में भी इस्तेमाल हो सकती है, यानी अगर पहली बात पास्ट में है तो दूसरी प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस चीज़ की कैपेसिटी मौजूद नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ही सेड दैट। अब ये देखें, ही सेड दैट, ठीक है, ही इज़ के बजाय हम क्या करेंगे, वॉज कर देंगे। ठीक हो गया, हम ही इज़ के बजाय क्या करेंगे जी, वॉज कर देंगे। ये था जी दूसरा पॉइंट कि हम क्या करते हैं, दैट के, जो के, इस तरह के जुमले में हम इस चीज़ का जो है हमें प्रॉब्लम का सामना होता है। अब व्यूअर्स, जो तीसरा पॉइंट है ना, उसको समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ
एक अपना एक्सपीरियंस नरेट करता हूँ। जब मैं शुरू टीचिंग के लिए गया ना एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर ये था कि उन इंस्टीट्यूट में जो इंग्लिश के उस्ताद मोहतरम थे वो बहुत ही काबिल थे माशाल्लाह, और स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा क्या थे जी, पसंदीदा उस्ताद थे। उन उस्ताद मोहतरम को किसी वजह से जाना पड़ गया, तो अब वो वैकेंसी जो है ख़ाली हो गई और फिर उसके लिए मैं गया। अब वो बच्चे जो थे वो चूँकि बहुत अच्छा उन्हें पढ़ाया गया था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, उन्हें इंग्लिश ग्रामर और वोकैबलरी ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर ख़ासी तवज्जो दी गई थी। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो बच्चों ने ना इंट्रोडक्शन के बाद अब बच्चों ने कहा जी सर हमें जो है ना ट्रांसलेशन करवाएं। और जब मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करने लगा तो सबसे पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे पास ना एक दो जुमले ऐसे हैं जिनकी हम अंग्रेज़ी नहीं बना सकते, तो आप काइंडली पहले हमें उनकी अंग्रेज़ी बना लें, हम पहले उसकी अंग्रेज़ी बना लें। तो मैं थोड़ा सा सोचने लग गया कि ये बच्चे जो है ना ये अपने साबका उस्ताद मोहतरम के साथ बहुत ही ज़्यादा उन्स लगाव रखते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा मतलब जज करना चाह रहे हैं कि इसके पास कितनी काबिलियत है या ये काबिल ही नहीं है शायद। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप बच्चे पूछें क्या क्वेश्चन है। तो उन्होंने ना मुझसे दो सवाल किए। उन्होंने कहा जी मेरी मुर्गी अंडा देते देते रह गई, एक ये जुमला, और एक उन्होंने कहा कि वो ऐसा गया, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया। अच्छा, तो मैंने कहा जी आप बता दें जी कौन सा जुमला हम करें। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि ये वाला जुमला कर दें, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चे कहने लगे कि हमसे नहीं हो रहा, आप ज़रा हमें सिखा दें। तो मैंने कहा कि आपके जहन में कहीं ये तो नहीं आ रहा था कि ही वेंट, सच वेंट, दैट वेंट ही वेंट। तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसलिए तो हम नहीं समझ रहे कि ये इस तरह बन ही नहीं सकता, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं। तो मैंने कहा कि आप ना इस जुमला है इसको ना ज़रा आप उर्दू के कॉन्टेक्स्ट को समझें, इसकी सेंस को पहले समझें कि कहा क्या जा रहा है, क्योंकि ज़ुबान दूसरी है, हमने दूसरी ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करना है। तो जो अल्फाज इस ज़ुबान में मौजूद हैं मुमकिन है वो दूसरी ज़ुबान में उसको अदा करने के लिए और तरीका हो। तो वो बच्चे थोड़ा सा जो है ना समझने लग गए कि वाकई ये पॉइंट तो है। तो मैंने कहा कि उसके लिए हम पता क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वो गया ऐसा गया कि गया ही गया। तो इसको हम ये समझ लेते हैं कि वो गया और वापस नहीं आया। तो बच्चे कहते हैं कि ऐसी ही बात सेंस बन रही है कि वो गया और फिर वापस नहीं आया। तो ही वेंट एंड डिडंट कम बैक। मैंने फिर उसे क्या कहा, मैंने कहा जी ही वेंट एंड डिडंट कम बैक। तो बच्चे जो है ना उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक समझ आ गई है हमें। अब देखें कि हमने क्या किया, उसकी सेंस ली कि वो गया और वापस ही नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर मैं इसको और भी आसान तरीके में बयान करूं तो बच्चे कहते जी फिर तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान में ना कुछ ईडियम्स हैं, मुहावरात हैं, इसी तरीके से कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। हमें उन मुहावरात को भी समझना चाहिए, हमें तैयार करना चाहिए कि वो कौन से ईडियम्स हैं, वो कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपनी ट्रांसलेशन जो है उसे मज़ीद आसान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर वो कैसे। तो मैंने कहा कि आपको एक याद होगी, एक ईडियम है फॉर गुड। अब इसका मतलब क्या है जी। तो उनमें से एक स्टूडेंट उठे, उन्होंने कहा जी हमेशा के लिए। तो मैंने कहा कि वो गया ऐसा गया कि गया ही गया, इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा के लिए चला गया। उन्होंने कहा जी सर। तो मैंने कहा कि अगर हम इसके लिए ये कह दें जी ही वेंट फॉर गुड, ठीक है जी, हमने अगर इस तरह कह दें ही वेंट फॉर गुड, तो फिर क्या आपका कहना है कि क्या ये जुमला नहीं दुरुस्त। तो उन्होंने कहा कि सर ये भी बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए, मतलब ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है जुमला। तो इस अंदाज से मैं आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने उस ज़ुबान को जिसका हमने ट्रांसलेशन करनी है
उसके पहले सेंस को समझें कि हम उसे दूसरी ज़ुबान में लेकर जा रहे हैं। तो दूसरी ज़ुबान में अगर हम हू बहू अल्फाज उठा लेते हैं तो मुझे बताएं, क्या हम उसके मुताबिक चल सकते हैं? नहीं ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू ज़ुबान जो है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। उसमें सबसे पहले ना फ़ाइल आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी? उसके बाद आता है जी मफ़ऊल, और फिर क्या आता है जी? फेल। अच्छा, अब इसे हम अगर अंग्रेजी में देखें तो क्या बनता है जी? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, SOV, ठीक है, ये तरतीब बनती है। अच्छा, अब हम इसे अंग्रेजी में देकर आते हैं तो फिर क्या बनेगा? अंग्रेजी में क्या होता है जी? अंग्रेजी में आता है जी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कैसे? अब चेंज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो उर्दू और अंग्रेजी के पहले तो इस कंसेप्ट में ही तजाद है। तो हम उर्दू को देखते हैं, अगर हम उसे हू बहू अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि मैं आपको ना इधर एक एग्जांपल देता हूँ। हमने ना मुहावरा सुना हुआ है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के लिए मुझे ये बताएं कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब मुझे बताएं, कैट्स एंड डॉग्स, क्या इसका मतलब मूसलाधार बारिश है? नहीं, उन्होंने सेंस ली। इसका मतलब यह है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। और यहां पर अगर आप देखें तो इन दोनों जानवरों की आपस में बहुत तेज लड़ाई होती है। तो इस एतबार से ना सेंसेस ली गई हैं। इसी तरह जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक हो गया। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो आप देखें जरा, इसमें क्या था? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और उसकी मीनिंग क्या है जी? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो ये मुहावरात में भी हम देख रहे हैं कि उर्दू में फिक्रा और है और उसको अंग्रेजी में बनाते हुए उसे और तरह कर दिया गया। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह अगर हम हू बहू चीज़ें ले लेना, हू बहू, यानी कि हम उर्दू को देखें और उर्दू की हू बहू अंग्रेजी बनाएं, तो पता है आपको हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना होगा। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस है जी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो क्या आप मुझे बताएं, अगर हम हू बहू तर्जुमा करते हैं तो क्या होगा? माई हार्ट बिकम्स गार्डन गार्डन। ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी, एक और जुमला है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, द सर्कल्स आर कमिंग टू मी। क्या ऐसे कहेंगे हम? नहीं। अगर हम हू बहू तर्जुमा करते हैं तो प्रॉब्लम्स है। इसी तरीके से बाहर गोलियां चल रही थी, ठीक है जी, द बुलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, क्या हम इस तरह बना सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपने जुमले को पढ़ना है, उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इसका टेंस कौन सा है। उस टेंस के मुताबिक आप अपने वर्ब, अपने हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि इसमें ये वाली सेंस तो नहीं है कि अगर दो क्लॉजेज इसमें आ रहे हैं तो फर्स्ट क्लॉज अगर आपने पास्ट में दिया है तो सेकंड जो है वो आपको लाजमी पास्ट में ही देना होगा। और तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, इस सेंस को समझना है कि ये जुमले की सेंस क्या है। जब आप इस सेंस को समझेंगे ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपको फिर अंग्रेजी का तर्जुमा करने में बिल्कुल मसला नहीं होगा। तो आपने इन तीन चीज़ों से सीख लिया कि हमने अब ट्रांसलेशन किस तरह करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक जो है ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए है अभी के लिए। फिर हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें फिर मैं आपको डबल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए मज़ीद ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनके ज़रिए आप इजीली अच्छे तरीके से जुमला कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जी ट्रिक की तरफ, कि वो कौन सा ट्रिक है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको दो ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा जिनसे आप आसानी से सिंपल सेंटेंसेस बना सकेंगे। एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये जो ट्रिक है ये सिंपल सेंटेंसेस तक ही ज़्यादातर कारआमद है। अगर आप इसमें डबल सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे इसे अप्लाई करेंगे तो वो ट्रिक कारआमद नहीं होगा। अच्छा,
अब उसको समझने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, वो ये है कि हमारे ना दो तरह के जुमले आते हैं। एक जुमला ऐसा है जैसे कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। अब आप ज़रा नोट कीजिए, ये एक जुमला है, आप अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा, अब ज़रा नोट कीजिएगा, इसमें क्या काम क्या हो रहा है। आपको पता है कि हमारा जुमला जो होता है ना, वो बगैर वर्ब के मुकम्मल नहीं होता। एक वर्ब जो है वो बैकबोन है अंग्रेजी के जुमले की। विदाउट वर्ब हमारा जुमला नामुकम्मल है। तो अब इसमें देखें वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, वर्ब कहते हैं एक्शन को, काम को। अब वो काम होगा तो हमारा जुमला मुकम्मल होगा, अगर जुमले में काम नहीं है तो हमारा जुमला अधूरा है, नामुकम्मल है। बाज़ दफ़ा हम उस जुमले में अंग्रेज़ी का तर्जुमा जब करते हैं और उसमें बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि उसमें वर्ब जो है वो यूज़ नहीं करते, तो उनका जुमला गलत हो जाता है। तो मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा है, आप अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये इस जुमले को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे हम। अच्छा, फिर इसमें बताएं कौन सा वर्ब है। इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन इसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। अब मुझे बताएं इसमें, इस जुमले में और ऊपर वाले जुमले में क्या फर्क है। ऊपर वाले जुमले में हमें एक्शन, काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे वाले जुमले में देखें तो आपको काम होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें खेलना जो है वो क्या हो रहा है जी, काम है, एक्शन है, और ऊपर वाले जुमले में एक्शन नहीं है। तो व्यूअर्स, हम इन जुमलों को क्या कहते हैं, इन जुमलों को हम कहते हैं बी एंड बीज, बीइंग एंड नॉट बीइंग। इसमें हम क्या करते हैं जी, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि प्रेजेंट में है तो इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पास्ट में है यानी कि आप अच्छे डॉक्टर थे, पास्ट में हो गया तो हम वहां पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि विदाउट वर्ब फिक्रा हमारा मुकम्मल नहीं होता, तो ये जो इज एम आर हैं ये यहां पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह के जुमले जो हैं इनको बनाने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल होती है, और जो दूसरा जुमला हमारा जिसमें हमें वर्ब नजर आ रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है, इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए एक और ट्रिक जो है इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब व्यूअर्स, हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों में से कौन सा जुमला है जिसमें एक्शन है और जिसमें एक्शन नहीं है। देखें, एक बड़ी छोटी सी एक टेक्निक है कि वर्ब को समझने की। वर्ब जो होता है ना, उसका हमें पता लगता है इस वर्ड से। अगर हम उर्दू में इसे देखें ना तो हमें पता लगता है कि नून अलिफ ना जिन अल्फाज के साथ आ जाए वो अमूमन क्या होते हैं जी, वर्ब्स होते हैं। जैसे कि सोना, स्लीपिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, खाना, ईटिंग, नून अलिफ ना आ गया। अच्छा जी, पढ़ना, रीडिंग, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए खेलना, प्लेइंग, नून अलिफ ना आ गया। इसी तरह चलना, वॉकिंग, ठीक हो गया। इसी तरह हंसना, लॉफिंग, नून अलिफ ना के साथ आ गया। तो अलगर्ज आप अमूमन ये होता है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना हो वो वर्ब कंसीडर होता है। एक तो ये टेक्निक आप अपने पास ज़हन नशीं कर लीजिए कि जब कभी भी आप फिक्रा बनाते हुए ये देखें कि आपको वर्ब कौन सा है, तो आप हर लफ्ज़ को सेंस देकर देखें कि इसमें जो काम हो रहा है ना वो क्या होगा, अमूमन नून अलिफ ना की आवाज़ दे रहा होगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कहता हूँ जी वो खेल सकता है, अब इसमें नून अलिफ ना नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि खेल बताया गया है, खेलना बताया गया है, तो यानी कि खेल सकना जो है ये हमारा वर्ब बनता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अमूमन, हमेशा नहीं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना भी आ सकता है लेकिन वो वर्ब नहीं होते, जैसे कि गोल्ड, सोना, इसी तरह टॉयज, खिलौना, और स्वेट, पसीना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना तो है लेकिन वो वर्ब नहीं है।
ठीक हो गया। अब हमने जो ट्रिक समझनी है वो क्या है, तो जिसमें एक्शन नहीं होगा उसके लिए कौन सी ट्रिक है, और जिसमें एक्शन है उसके लिए कौन सी ट्रिक है। तो मैं आपको बताता हूं, जिसमें एक्शन नहीं होता उसको हम क्या बनाते हैं, ये देखें, उसके फर्स्ट वर्ड को हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सबसे लास्ट वाले वर्ड को हम सेकंड नंबर पर, और उसके बाद जितने भी वर्ड हैं उन्हें हम तरतीब से तीसरे नंबर पर ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको जरा इसका जो है ना जुमला बनाते हैं। पहले नंबर पर है यू, आप, हम आप क्या करते हैं जी, यू, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पर है आप क्या करेंगे, यू आर, ठीक है जी। अच्छे डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, ठीक हो गया जी। ये है जी टेक्निक उन जुमलों को बनाने की जिनके अंदर एक्शन ना हो, वर्ब ना हो, कोई भी काम ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ आप बताते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसको हमने किस तरह बनाना है। सबसे पहले वर्ड को आप पहले नंबर पर ट्रांसलेट करेंगे, लास्ट वाले वर्ड को आप सेकंड नंबर पर, और फिर जो मिड में बचा है उसे आप तरतीब से तीसरे नंबर पर कर लेंगे। अब आ जाए वो वाले जुमले जिनमें एक्शन मौजूद होता है, उसकी क्या टेक्निक है। तो व्यूअर्स, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड फर्स्ट वर्ड को आपने क्या करना है जी, ट्रांसलेट करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने लास्ट से शुरू करना है, ठीक है जी। यानी कि ये देखें ये, और आपने फिर उस तरफ चले जाना है, फर्स्ट वर्ड की तरफ। ये देखें, अब इस साइन का क्या मतलब है कि आपने इस तरफ जाना है, और फिर आपने क्या करना है, देखना है कि दूसरे साइन किस तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट साइन होगा और फिर ये आपका सेकंड होगा। यानी कि जिस जुमले में एक्शन मौजूद होगा उसके सबसे पहले लेटर को आपने सबसे पहले नंबर पर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट से पहले की तरफ जाएंगे। अब हम इसका जो है ना सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले वर्ड की क्या आएगा जी, ही। अब देखें, खेलना खेलता एक ही बात है, एक्शन हो रहा है, ही प्लेज, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिकेट, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये है जी हमारे दो ट्रिक्स कि हम जिसमें एक्शन नहीं होगा हम उसकी तरतीब क्या रखेंगे जी, लास्ट फर्स्ट वाला पहले नंबर पर, लास्ट वाला दूसरे नंबर पर, और जो बीच वाला है तीसरे नंबर पर। और जिसमें एक्शन मौजूद होगा हम उसमें क्या करेंगे जी, फर्स्ट वर्ड जो है जुमले का उसे हम सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे, लास्ट वाले से फिर हम क्या करेंगे, तरफ सब्जेक्ट की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। ये दो ट्रिक्स हैं। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी व्यूअर्स। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अब हम इन्हें सीखते हैं, इन्हें करते हैं कि हमें उस ट्रिक की समझ आई है कि नहीं आई। तो सबसे पहला जुमला है जी, वो मेरा दोस्त है। अब बताएं इसमें एक्शन हो रहा है, कोई ऐसा वर्ड जो ना से बनता हो, नहीं बनता। तो अब हम इसको ज़रा ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पहले वर्ड को, फिर उसके बाद लास्ट वाले को दूसरे नंबर पर, और उसके बाद जो बीच में है उसे तीसरे नंबर पर हम करेंगे। अब ये देखें, वो की क्या अंग्रेजी है जी, ही, है की अंग्रेजी है इज, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये देखें, हमने क्या किया था, फर्स्ट वर्ड को पहले नंबर पर, लास्ट वर्ड को दूसरे नंबर पर, और जो मिड में था तीसरा पॉइंट उसे हम लास्ट पे ले गए, ठीक हो गया। अब आ जाए जी, आपको मेरे लेक्चर देखने चाहिए। अब इसमें क्या है जी, देखने एक्शन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस एक्शन को होने की वजह से हम दूसरा ट्रिक इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें अमल हो रहा है। तो दूसरा ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले वर्ड को आपने पहले नंबर पे करना है, उसके बाद आप लास्ट से क्या करेंगे जी, फर्स्ट की तरफ जाते जाएंगे। यही आपको यू, ये देखिए आपको यू चाहिए। अभी हमने यहां से पहले वर्ड के बाद हमने इधर आ जाना है, यू चाहिए, शुड, ठीक हो गया, यू शुड, देखने वॉच, अच्छा जी मेरे लेक्चर जी, यू शुड वॉच माई लेक्चर्स, ये देखें। अब आप अगर देखेंगे तो ये देखें, सबसे पहले वर्ड जो था हमने उसे शुरू में लिखा, और उसके बाद हम लास्ट से जो है आगे की तरफ बढ़े। चाहिए को हमने किया दूसरे नंबर पर,
फिर देखने को हमने तीसरे नंबर पे किया और मेरे लेक्चर जो हैं उसे हमने लास्ट पे किया। तो ये टेक्निक है जी, जब आप देखेंगे जिस जुमले में एक्शन मौजूद है हम वो इस तरीके से करेंगे, और जिस जुमले में एक्शन मौजूद नहीं है उसे हम इस टेक्निक के मुताबिक करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्रिक्स की भी समझ आई होगी, और ट्रांसलेशन करते हुए जो मैंने 3 उसूल बताए हैं उन पर भी आप अमल करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा जिसमें मज़ीद ट्रिक्स होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो 4 जुमले आपके सामने हैं इन्हें आप लोगों ने इन टेक्निक्स के मुताबिक अटेम्प्ट करके इन जुमलों को आपने क्या करना है जी, ट्रांसलेट करके इन ट्रिक्स के मुताबिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। मज़ीद अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।